नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 3 देशों की कूटनीतिक यात्रा पूरी कर गुरुवार को स्वदेश यानी भारत लौट आए। प्रधानमंत्री का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरे को भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने वाला और सहयोग के नए अवसर खोलने वाला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर कई अहम मुद्दों पर समझौते किए। सरकार के मुताबिक यह यात्रा भारत के वैश्विक संबंधों को एक नई दिशा देने के साथ साथ निवेश को आकर्षित करने की दिशा में भी अहम साबित होगा। तीनों देशों में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा विदेश नीति में एक और महत्वपूर्ण यानी मील का पत्थर मानी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की प्रतिष्ठित संस्थाओं की बढ़ती उपस्थिति पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2026 रैंकिंग हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के लिए लाभ के लिए अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत के कई उच्च शिक्षण संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी उपस्थिति को और भी सशक्त किया है। देश के आईआईटी, आईआईएम और कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों ने रैंकिंग में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है। सरकार का फोकस न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर है बल्कि रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल एक्सपोजर को बढ़ावा देने के लिए और बढ़ाने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षाविदों और छात्रों में इस उपलब्धि को लेकर खासा उत्साह है। विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि यह भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बीच हुई लंच मीटिंग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए यानी कटाक्ष करते हुए यह कहा कि उम्मीद है खाना अच्छा रहा होगा और जनरल को कुछ विचार भी करने को मिले होंगे। थरूर ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी नेताओं ने पाकिस्तान को उसकी आतंकवाद संबंधी भूमिकाओं के लिए कड़े शब्दों में याद दिलाया होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वर्षों से आतंकवादियों को भारत भेजा, उन्हें प्रशिक्षण, हथियार और वित्तीय सहायता दी। थरूर ने यह भी कहा कि अमेरिका जैसा देश उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में सेना की छावनी के पास छिपाए जाने की पाकिस्तान की भूमिका को इतनी आसानी से नहीं भूले। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब जनरल को शराब परोसी जा रही थी तो शायद तब भी उन्हें यह सब याद दिलाया गया होगा। थरूर का बयान भारत की सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद पर अमेरिका की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 अब देश में पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसके सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थानों को ग्लोबल टॉप 500 में जगह मिली है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। प्रधान ने कहा कि 2014 में भारत की केवल 11 संस्थान इस वैश्विक रैंकिंग में शामिल थे, लेकिन बीते 10 वर्षों में यह संस्था 5 गुना बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। उन्होंने इसके लिए देश के शिक्षाविद, संस्थानों और छात्रों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा नीति मिलकर एक सशक्त शैक्षणिक ढांचा तैयार कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि 21वीं सदी के मध्य तक भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज देश में फुल फोर्स से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है और उसके अच्छे प्रतिफलन भी आने लगा है। अभी जो
बीते कल ग्लोबल रैंकिंग की जो एक नई मानक आई है क्यूएस रैंकिंग की, इस बार 2026 की रैंकिंग की रिजल्ट आई है। उसमें भारत की 54 इंस्टीट्यूशंस 54 इंस्टीट्यूशन पहली बार 500 की कैटेगरी में आए, ग्लोबल 500 की कैटेगरी में आए हैं। 2014 में इसकी संख्या सिर्फ 11 था। पिछले 10 साल में एक लंबी छलांग 11 से 54 की एक लंबी छलांग हुई है। मैं भारत की एकेडमिया को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस उपलब्धि के लिए, और हम सब मिलकर भारत की शिक्षा प्रणाली को भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर क्रियान्वयन करते हुए हम 21वीं सदी की मध्यावधि तक भारत को विकसित बना के ही रहेंगे। राष्ट्रीय तो इजरायल और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी अलर्ट मोड अपनाया है। यानी गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि यदि उत्तराखंड का कोई नागरिक ईरान में फंसा हुआ है तो उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आयुक्त पांडे ने बताया कि भारत सरकार ने पहले भी यूक्रेन जैसे संकटग्रस्त इलाकों में सफलतापूर्वक अपने नागरिकों को बचाया है और अब ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए तेजी से प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी विशेषकर एआरसी अजय मिश्रा केंद्र के संपर्क में हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की कि यदि उनका कोई परिवार या परिवार का कोई भी सदस्य या परिचित ईरान में फंसा हो तो वो तुरंत प्रशासन से संपर्क करें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। यह कदम राज्य सरकार की अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रतीक है। ये एक तो इसमें ईरान में जो काफिला गया था, मेरे पापा और अम्मी दोनों थे, लेकिन वहाँ जाके ना तकरीबन परसों रात वो इराक पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक बायो बस अपना बाय रोड वो इराक पहुँच चुके हैं यहाँ। और दूसरी एक फैमिली है हैदर अब्बास सन ऑफ लतीफ़ अहमद और सरदार आलम सन ऑफ मुराद अली, ये दो फैमिली और जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। हमारे परिवार से अम्मी पापा गए हुए हैं ईरान से 23 मई को गए थे और वे 13 जून में आ रहे थे। तो वहीं पर जब ये वो हो गया था ईरान में थे तो वे मशहद से कुंभ में चले गए थे। तो वहाँ पर वो आतंकवादियों ने वो कर दिया था। मतलब आपकी उनसे बात वगैरह हुई होगी, वो सुरक्षित है या नहीं है? वे तो सुरक्षित है लेकिन यह फिर भी डर तो लगता ही है, आपने जब तक आते नहीं तो इस वजह से। जाहिर बात है कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट मत है कि हमारे जो भी भारतीय कहीं भी, चाहे वो यूक्रेन का वार रहा हो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ऑपरेशन चला कि वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। और आज के समाचार पत्रों में यह निकला हुआ है कि जो भी हमारे देशवासी ईरान में हैं उनको भी लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर हमारे उत्तराखंड के लोग भी हैं तो इसके लिए हमारे एआरसी हैं वहाँ पर, श्री अजय मिश्रा दिल्ली में, वो लगातार संपर्क में हैं। और अगर कोई हमारे उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति है तो हम लोग जरूर इसमें कार्रवाई। ये तो अगली खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से गांधीनगर में हाल ही में मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के मकसद से की गई। सैनी ने इस दौरान गुजरात के विकास और आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने राज्य स्तर पर सहयोग बढ़ाने और आम जनता के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की सहमति व्यक्त की। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने भविष्य में और भी संवाद और सहयोग की इच्छा जताई, जिससे क्षेत्रीय विकास में गति आएगी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता मौजूद रहे। तो वहीं देहरादून समेत उत्तराखंड के सभी जिलों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही स्तर पर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं दोनों लोग। और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी दी कि पार्टी मंडल स्तर पर योग दिवस के कार्यक्रम करेगी, जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, यानी कि ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि सभी मंडलों में बीजेपी कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी सामाजिक संगठनों के प्रति
प्रतिनिधि और स्थानीय छात्र छात्राएं इस आयोजन में भाग लेंगे और योग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। बीजेपी का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक योग से जुड़ें और अपनी जीवन शैली को स्वास्थ्यपूर्ण बनाएं। प्रदेश सरकार की ओर से कई सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, पार्कों में योग शिविर लगाए जाएंगे। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को समन्वय में लगाया गया है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित हो सके। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए विद्युत रूप से सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। मंडल स्तर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, कुछ जाने माने स्थान हैं, उन पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें हम स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। जो सामाजिक हस्तियां हैं, पद्म सम्मान से विभूषित हैं, कई अन्य प्रकार के सम्मान जिनको मिले हैं, ऐसी महान विभूतियों को भी हम योग के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो हरिद्वार में आगामी सावन महीने के, जिसे श्रावण मास कहते हैं, उसके कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारी जो है वो अब तेज कर दी है। आज सीसीआर टावर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे बुनियादी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। कमिश्नर ने सभी विभागों को तय समय सीमा यानी कि लिमिटेड टाइम में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिला अस्पताल के साथ साथ प्रमुख निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में इमरजेंसी स्थिति के लिए बेड आरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ सभी जरूरी कार्यों के लिए फंड रिलीज की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जल्द हरिद्वार पहुंचकर मेला तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रशासन इस बार कांवड़ मेले को और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है। देखिए, कांवड़ मेले को लेकर अभी हम लोगों की एक विस्तृत बैठक हुई है और उसमें आईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनिशियली मैं कह सकता हूं कि प्रिपरेशन इन लोगों ने सब कर रखी है। मुख्य रूप से देखिए, कांवड़ मेले में 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि एक तो आपका जो भीड़ आ रही है उस पर आप किस तरह से एक्सेस कंट्रोल करते हैं। भीड़ आ रही है, प्रॉपर ढंग से आवे। पार्किंग की व्यवस्था आपकी बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त आपकी व्यवस्था हो, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स की संख्या काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उनमें साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ पीने के पानी की व्यवस्था और साथ ही साथ हेल्थ, चिकित्सा की। तो जैसे पिछले वर्षों में हुआ है, लगभग 22 अस्थायी चिकित्सालय बनाते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उसमें भी ये कुछ बेड्स को अपने आरक्षित रखते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था जो है फिलहाल मैंने देखा है कि उन्होंने सब तैयारियां कर रखी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित एआईसीसी मुख्यालय पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, गुब्बारे उड़ाए और पार्टी कार्यालय को सजाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर राहुल गांधी के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पार्टी की ओर से राहुल गांधी को एक प्रतिबद्ध, साहसी और जनहित में संघर्ष करने वाला नेता बताया गया। राहुल गांधी के समर्थकों का कहना है कि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और देश की जनता की आवाज को लगातार संसद और सड़क दोनों जगह पर उठा रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक सेवा और रक्तदान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कांग्रेस नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर बधाई और संदेशों की बौछार लगा दी। वहीं उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। जंगलों में फूलदार वृक्षों की कमी और मांसाहारी जानवरों के लिए भोजन की जो अनुपलब्धता है, उसके चलते जानवर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की जानमाल का खतरा उनका बढ़ गया है।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए बताया कि जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के साथ नियमित बैठकें और जागरूकता अभियानों को चला करके यानी उनके माध्यम से लोगों को जानवरों से बचाव की जानकारी दी जा रही है। वन विभाग जंगलों में अधिक फलदार वृक्ष लगाने पर जोर दे रहा है ताकि जानवर जंगल में ही रहें। मंत्री ने बताया कि राज्य में 2000 से ज्यादा संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर सोलर लाइट लगाने का काम किया गया है। इसके अलावा मिशन बंदर योजना बाघों और तेंदुओं की आबादी नियंत्रण करने के लिए शिफ्टिंग प्रक्रिया और अन्य राज्यों में सहयोग की योजनाएं भी चल रही हैं। जन सहभागिता को इस अभियान में महत्वपूर्ण बताया गया है। दहशत है, जंगलों में तेंदुआ नहीं रहेगा तो आप रहेंगे। देखिए, जंगली जानवर जंगलों में रहता है, लेकिन इसके लिए हमने एडवाइजरी भी कई बार की है, एसओपी भी जारी की है, लोगों के लिए अवेयरनेस कैंप भी लगाए हैं। 5000 से ज्यादा हमारे सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में हम लोगों ने पब्लिक के साथ फायर मिटिगेशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इसमें लगातार मीटिंग्स भी की हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। पहली बार 2000 से ज्यादा उन एरियाज में जो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो ये हॉट स्पॉट थे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए 2000 से ज्यादा पहली बार सोलर लाइट्स भी दी हैं। लोगों को ये भी कहा है कि अपने गांव के आसपास कम से कम गार्बेज न करें, उसको दूर रखें क्योंकि जंगली जानवर इसको लेके आता है। और तीसरा ये कंपलसरी किया है कि फॉरेस्ट में भी फलदार पेड़ लगाए जाएं ताकि जो छोटा जानवर बड़े तेंदुआ, टाइगर, लेपर्ड वगैरह का आहार है वो उन्हें जंगल में उपलब्ध हो और वो आबादी की तरफ न जाए। दहशत है। वहीं चित्रकूट जिले के मऊ थाना क्षेत्र स्थित जोरवाड़ा टोल प्लाजा पर मंगलवार रात 11 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर टोल बूथ में घुस गया, जिससे 22 साल के कर्मचारी शिवम शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय शिवम शुक्ला के साथ 2 और कर्मचारी जिनका नाम प्रभात शुक्ला और पंकज पांडे बताया जा रहा है, वो ड्यूटी पर थे। प्रभात शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल चित्रकूट जिला अस्पताल रेफर किया गया। पंकज को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर छुट्टी भी दे दी गई। शिवम अपने परिवार में अकेले कमाने वाला था। उसकी 2 बहनें हैं और पूरे परिवार में शोक की लहर है। ट्रक का चालक हादसे के बाद वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी दुर्विजय सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और परिवार की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बेटी से छेड़खानी की घटना के बाद पिता द्वारा आरोपी युवक की पिटाई में उसकी मौत हो गई। मामला डकौर कोतवाली क्षेत्र के सिमरिया गांव का है, जहां यह घटना हुई। जानकारी के मुताबिक गांव की एक विवाहिता महिला जो मायके में रह रही थी, हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। वहां मौजूद गांव का लड़का जिसका नाम कल्लू बताया जा रहा है, वो नशे की हालत में था। उसने महिला के साथ छेड़खानी की। महिला घर लौटकर पूरी बात अपने पिता राकेश को बताई। गुस्से में आकर राकेश लाठी लेकर घटनास्थल पर पहुंचा और नशे में धुत कल्लू को पीट दिया। युवक गंभीर रूप से घायल होकर हैंडपंप के पास ही गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल है। आज दिनांक 18/6/25 को थाना डकोर में सूचना प्राप्त हुई कि सिमरिया गांव के राकेश राजपूत उम्र करीब 52 वर्ष ने आज सुबह गांव के कल्लू पुत्र चंद्रशेखर राजपूत को जब वह राकेश राजपूत के घर के सामने शराब पीकर हैंड पाइप पर पानी भर रही राकेश राजपूत की पुत्री को गाली देने लगा तो उसने अपने पिता से शिकायत की, जिससे राकेश राजपूत ने गुस्से में आकर बांस के डंडे से कल्लू की पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व मैं मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट को बुलाकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर मृतक कल्लू के शव को बास से पीएम मोर्चरी भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम तक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 18/6/25 को थाना। तो आज हम आपके सामने एक बेहद दुखद और संवेदनशील खबर लेकर आए, जो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही की पोल खोलकर रख देगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। अब आपके मन में
कई प्रश्न खड़े हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने पूरे प्रदेश को स्तब्ध करके रख दिया। तो चलिए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं, इस पूरी घटना के बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक नवजात शिशु आर्यन की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता शाहरुख अपने नवजात बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। उनकी उम्मीद थी कि डॉक्टर बच्चे का सही इलाज करेंगे, लेकिन वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ने उन्हें बड़ी निराशा दी। डॉक्टर ने बच्चे को देखने तक की जहमत नहीं उठाई और अस्पताल में ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि 10 मिनट के अंदर उस मासूम जिसका नाम आर्यन है, उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता की गवाही भी है। जब एक नवजात बच्चे की जान बचाने के लिए जरूरी संसाधन और डॉक्टर की सेवा उपलब्ध नहीं होती, तो सवाल उठता है कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कितनी सक्षम है। इस घटना के बाद शाहरुख और उनका परिवार गहरे सदमे में है। उन्होंने बताया कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो मदद की बजाय उन्हें डंडा और बेरहम व्यवहार मिला। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका बच्चा सांस लेने में असमर्थ था। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने एक परिवार के सपनों को चकनाचूर करके रख दिया। फतेहपुर के स्थानीय लोग भी इस घटना से आहत हैं। वहीं किसी ने इस घटना का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाता है या नहीं, क्योंकि सरकार की नजर में यह मौत मात्र एक नंबर हो सकता है, आंकड़ा हो सकता है, लेकिन इस पिता और मां के लिए यह बच्चा पूरी दुनिया था। भाई मेरे को पता होता है यही सर में रह के जाता, जब मेरे को इस घटना के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी पुलिस के द्वारा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। साथ ही अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि क्या यह परिवार की दर्द भरी पीड़ा को कम करने के लिए काफी होगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारी खर्चीली न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के आगे यह परिवार कब तक टिक पाएगा? फिर वही कार्ड खेला जाएगा, इन्हें पैसे देकर इनका मुंह बंद कर दिया जाएगा, और जो समाज के लिए काफी घातक है। यह हाल है सदर अस्पताल, परेशान न हो। अब जो होना तो वो हो गया, रुक जाओ। मैंने इसके वजह से 4 दिन से भूखा हूं सर। ऐसे मामले हमारे देश की स्वास्थ्य प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत को दर्शाते हैं। विशेषकर ग्रामीण और छोटे शहरों के अस्पताल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित स्टाफ और आपातकालीन संसाधनों का होना बेहद अनिवार्य है। एक नवजात शिशु की जान बचाने में समय की कितनी अहमियत होती है, यह अब किसी से छुपा नहीं है। यह घटना हमें हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी पर ध्यान देने की जरूरत को बताता है। यह अपील है सरकार से कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षित डॉक्टरों की व्यवस्था करें, ताकि भविष्य में किसी बच्चे की जान इस तरह न जा सके। हम शाहरुख और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है और हम इस मुद्दे को बड़ी ही गंभीरता से लिए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना से हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का मूल अधिकार है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।